Assalamu alaikum, it's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture we will discuss the painful shoulder syndrome. जिसका हमने पार्ट 2 देखना था वो है कॉमन इम्पेयरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन इम्पेयरमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और शोल्डर जॉइंट में। Various impairments are common in rotator cuff disease. However, it is not known if they are the cause or effect of a pathology. बहुत सी impairments हो सकती हैं रोटेटर कफ डिजीज़ में, बट हम ये नहीं बता सकते कि ये उसका कॉज है और इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी। अ थोरो एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एंड शोल्डर कम्प्लेक्स इज़ नेसेसरी, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की कुछ जो है वो इम्पेयरमेंट्स जो है वो हमारे शोल्डर कम्प्लेक्स में भी पैथोलॉजी का बायस बन रही होती हैं। वो कह रहे हैं इसको हम डिफ्रेंशिएट करना, इसके साइन एंड सिम्टम्स को वो नेसेसरी है रिलेटेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पिंजमेंट और अदर कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन। फर्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर इम्पेयर्ड पोस्चर एंड मसल इम्बैलेंस। अगर इंक्रीज है थोरेसिक काइफोसिस, फॉरवर्ड हेड एंड प्रोट्रैक्टेड एंड फॉरवर्ड टिल्टिंग स्कैपुला और ऑफन आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड टू इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। फॉल्टी स्कैपुलर अलाइनमेंट, अगर स्कैपुला की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, मे बी वन फैक्टर इन डिक्रीजिंग दी सुप्राह्यूमुलर स्पेस। इससे क्या हो सकता है, सुप्राह्यूमुलर स्पेस कम हो सकती है अगर फॉल्टी स्कैपुलर अलाइनमेंट है, and leading to irritation of rotator cuff tendons with overhead activities। और क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है रोटेटर कफ टेंडन्स की विद ओवरहेड एक्टिविटी, जब हम अपने आर्म को ओवरहेड लेके जाते हैं। फॉल्टी अपर क्वाड्रेंट पोस्चर may also lead to an imbalance in the length and strength of scapulothoracic and GH musculature। इसमें क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है लेंथ एंड स्ट्रेंथ में इनकी, डिक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डायनामिक एंड पैसिव स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ GH जॉइंट, और इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है, कम हो सकती है। विद इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस स्कैपुला इज ऑफन प्रोटेक्टेड। अब जब हमारा थोरेसिक काइफोसिस कर्व इंक्रीज होगा तो जाहिर है हमारा स्कैपुला जो है वो आगे की तरफ होगा, टिल्टेड फॉरवर्ड, एंड GH जॉइंट इज इंटरनली रोटेटेड, मीन्स के हमारे शोल्डर राउंडेड शोल्डर होंगे, फॉरवर्ड उनके अंदर जो है वो शोल्डर फॉरवर्ड इनवर्ड होंगे और जो है वो स्कैपुला प्रोट्रैक्टेड होगा। विद दिस पोस्चर पेक्टोरलिस माइनर लिवेटर स्कैपुलाई जो हमारे मसल्स हैं एंड शोल्डर इंटरनल रोटेटर्स में बिकम टाइट। इससे क्या होगा, इस पोस्चर में ये मसल्स टाइट होंगे एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ द शोल्डर एंड अपवर्ड रोटेटर्स ऑफ स्कैपुला में बिकम वीक, और वो मसल क्या होंगे, वीक होंगे ये वाले, एंड है पुअर मस्कुलर एंड्योरेंस, और मस्कुलर एंड्योरेंस भी क्या होगी, पुअर होगी। व्हेन रीचिंग ओवरहेड फॉल्टी स्कैपुलर एंड ह्यूमरल मैकेनिक्स में रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ स्कैपुलर अलाइनमेंट। इससे क्या होगी, स्कैपुला की अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी, एंड इन मस्कुलर कंट्रोल ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स। सेकेंड जो रीज़न होगी वो होगी डिक्रीज थोरेसिक range of motion। thoracic extension is a component motion that is needed for full overhead reaching। ये जो thoracic extension है ये ज़रूरी होती है for full overhead reaching के लिए। incomplete thoracic extension अगर incomplete है may decrease the functional range of humeral elevation, तो वो humeral elevation की range इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर incomplete thoracic extension है तो। Explanations for this regional interdependence include decreased thoracic spine mobility leading to faulty scapulothoracic mechanics। अगर thoracic spine की mobility कम है तो इससे क्या होगा, faulty scapulothoracic mechanics होगा, and altered muscle activity, और muscle activity भी change हो जाएगी। Although increased thoracic kyphosis have been noted to decrease shoulder elevation, अगर थोरेसिक काइफोसिस इंक्रीज है तो शोल्डर एलिवेशन डिक्रीज होगी। डायरेक्ट एविडेंस लिंकिंग थोरेसिक मोबिलिटी टू शोल्डर मोशन इज़ नॉट अवेलेबल, एंड रिसेंट स्टडीज में बताती हैं एवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ थोरेसिक स्पाइन मैनिपुलेशन, अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं इन दोज विद
रोटेटर कफ डिजीज हैव रिपोर्टेड डिक्रीज पेन, तो इससे पेन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन स्कैपुला काइनेमेटिक्स, जिससे हमारे पास स्कैपुलर काइनेमेटिक्स में तो कोई चेंज नहीं आती, और शोल्डर एलिवेशन रेंज ऑफ मोशन, मगर वो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन से पेन डिक्रीज हो जाती है। क्लिनिकल टिप क्या होगी, फुल ओवरहेड शोल्डर मूवमेंट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, अगर हम ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हैं, शोल्डर को जो है वो हेड से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है व्हेन देयर इज़ इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस, जब थोरेसिक काइफोसिस इंक्रीज है, एंड फॉरवर्ड हेड पोस्चर में और थोरेसिक काइफोसिस के पेशेंट में ओवर हेड जो आर्म की मूवमेंट होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। फर्स्ट हैव यूर पेशेंट रीच ओवरहेड, पहले आप अपने पेशेंट को ओवरहेड लेके जाएं वाइल इन स्लाउट पोस्चर, देन हैव हिम अज्यूम गुड पोस्चर, फिर उसके पोस्चर को आप ठीक करें, देन ओवरहेड अगेन, फिर उसको दोबारा ओवरहेड मूवमेंट करवाएं, एंड नोट द डिफरेंस इन रेंज ऑफ मोशन, फिर आपको पता चलेगा कि जब पोस्चर एक दफ़ा जो है वो पोस्चर ठीक नहीं है, पुअर पोस्चर है, और एक दफ़ा गुड पोस्चर है, तो रेंज ऑफ मोशन में डिफरेंस होगा जब वो ओवरहेड मूवमेंट करेगा। रेनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइन पोस्चर इन द मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर प्रॉब्लम, रेनफोर्स मीन सपोर्ट और स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइन पोस्चर, आप देखेंगे कि स्पाइन पोस्चर को ही ठीक करने से शोल्डर प्रॉब्लम्स किस तरीके से जो है वो मैनेज हो रही होती हैं, जस्ट पोस्चर ठीक करने से। थर्ड जो हमारे पास है वो है रोटेटर कफ ओवरयूज, अगर रोटेटर कफ मसल्स ओवरयूज है, एंड फैटीग, इफ द रोटेटर कफ मस्कुलेचर और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फैटीग, अगर उनमें फैटीग हो गई है फ्रॉम ओवरयूज, they no longer provide the dynamic stabilizing compressive and translation forces, तो ये जो है वो dynamic stabilizing compressive and translation forces प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, that support the joint, जो कि joint को सपोर्ट कर रहा होता है, and control healthy joint mechanics, और healthy joint mechanics को भी कंट्रोल कर रहा होता है। fatigue is thought to be the precipitating factor है fatigue in secondary impingement syndrome when capsular laxity is present, जब कैप्सूल में जो है वो laxity present हो, and increase muscular effect is necessary, जब muscular effect भी जरूरी हो for stability, without this dynamic stability, अगर ये dynamic stability provide नहीं हो रही, टिश्यूज़ इन दी सब एक्रोमियल स्पेस में बिकम इम्पिंज्ड, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो टिश्यू वहाँ पे इम्पिंज्ड हो जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट मैकेनिक्स जो है वो ठीक नहीं है। देयर इज़ आल्सो ए रिलेशनशिप बिटवीन मसल फैटीग एंड जॉइंट पोजीशन सेंस इन द शोल्डर दैट में प्ले ए रोल इन इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, अगर मसल फैटीग में है और जॉइंट के मैकेनिक्स ठीक नहीं है तो ज़ाहिर है इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस होगी जब हम रेपिटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज़ करवाएंगे। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है मसल वीकनेस सेकेंडरी टू न्यूरोपैथी मीन्स जब डैमेज हो जाए नर्व्स, मसल वीकनेस में बी रिलेटेड टू कंप्रोमाइज नर्व फंक्शन, अगर मसल वीकनेस है उससे हमारा नर्व फंक्शन भी कंप्रोमाइज हो रहा होगा। लॉन्ग थोरेसिक नर्व पैल्सी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद फॉल्टी स्कैपुलर मैकेनिक्स, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो वहीं से गुजर रही होती है, अगर उसकी वीकनेस हो जाए तो वो एसोसिएट कर रही होती है किसके साथ, फॉल्टी स्कैपुलर मैकेनिक्स, स्कैपुला के मैकेनिक्स के साथ। ड्यू टू स्टेटस एंटीरियर मसल वीकनेस, अगर स्टेटस एंटीरियर मसल वीकनेस हो रही है, अ मूवमेंट डिसफंक्शन दैट में लीड टू रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट, तो उसे क्या हो सकती है, रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट हो सकती है इन दी सुप्राह्यूमरल रीजन में। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हाइपोमोबाइल मीन्स के मोबिलिटी कम है, हाइपोमोबाइल पोस्टीरियर जीएच जॉइंट कैप्सूल, लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, अगर एक्सटेंसिबिलिटी कम है इन दी या लॉस है इन दी पोस्टीरियर जीएच जॉइंट कैप्सूल में नेगेटिवली आल्टर ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन, तो ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन क्या हो सकती है, अल्टर हो सकती है। इंक्रीज सुपीरियर ट्रांसलेशंस इंक्रीज हो सकती हैं ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन, जब हम आर्म एलिवेशन करवाएंगे, आर रिपोर्टेड इन स्टडीज दैट हैव एक्सपेरिमेंटली टाइटन दी पोस्टीरियर कैप्सूल, जिस समय क्या हमेशा हो सकता है कि पोस्टीरियर कैप्सूल में क्या है, टाइटनेस है, एंड इफेक्ट दैट वुड डिक्रीज द अवेलेबल
सुप्राह्यूमरल स्पेस, और इसे क्या हो सकता है, सुप्राह्यूमरल स्पेस क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और उससे फिर वही हमारे टिश्यूज़ में इम्पिंजमेंट हो सकती है। लास्ट में हम देखेंगे कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशंस। इन सब चीज़ों के साथ उस पेशेंट की एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगी। इन द एक्यूट्स के एक्यूट स्टेज की बात की जाए तो पेन में इंटरफेयर विद स्लीप, जब वो पेशेंट ड्यूरिंग स्लीप पेन उस पेन के साथ इंटरफेयर होगा, पार्टिकुलरली व्हेन रोलिंग ऑन टू द इन्वॉल्व शोल्डर, जिस शोल्डर के अंदर वो इफेक्टेड शोल्डर है उसका, जब वहाँ पे उस साइड पे जब वेट ज़्यादा आएगा तो जाहिर है पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा। पेन विद ओवरहेड रीचिंग, पुशिंग और पुलिंग, ओवरहेड एक्टिविटीज से पेशेंट का पेन इंक्रीज होगा। डिफ़िकल्टी लिफ्टिंग हैवी लोड्स, हैवी वेट उठाने से भी जो है वो डिफ़िकल्टी फील करेगा पेशेंट। इनएबिलिटी टू सस्टेन रेपिटेटिव शोल्डर एक्टिविटीज़, वो भी उसे परफॉर्म नहीं होंगी। डिफ़िकल्टी विद ड्रेसिंग, क्योंकि उसके साथ भी हमारी जो है वो ओवरहेड रीचिंग हो रही होती है। पार्टिकुलरली पुटिंग ए शेल्ट। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम की। And it is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.